हेलो दोस्तों, क्या आप सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डर रहे हैं? आज आप लोगों का डर भग जाएगा। अगर आप चिंतित है कि मैथ्स में क्या करेंगे, मैथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को ताकि 100 में 100 आए, तो आइए आज इस वीडियो में बने रहे, अंत तक देखें। आज हम सबसे पहले 2021 का जो मॉडल पेपर आया है, जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है, उसका आज फुल्ली कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन करेंगे और आप क्वेश्चंस को देखते ही उसका ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, आप लोग अगर नए आए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के लेसन, जो कि 2021 में आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा, उसका आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से हैं? तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए नंबर है 2 to the power 3 into 3 into 5, बी नंबर है 2 to the power 2 into 3 into 5, इसी तरह से सी और डी में है। अगर एक लफ्जों में बोले तो इसका आंसर ए होगा, एक लफ्जों में बोले तो इसका आंसर ए होगा। लेकिन सिर्फ आंसर तो आपको यहाँ से पता चल गया, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन दे दे तो आइए उस चीज़ को मैंने सबसे पहले सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों अभाज्य गुणनखंड पहले क्या होता है उसको जान लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों अभाज्य से एक शब्द आती है जिसको भाग किया ना जा सके, यानी वैसा नंबर जिसको हम दोबारा किसी नंबर से भाग ही नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य गुणनखंडन करना है कितना का? 120 का। 120 का अगर अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं तो सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड नंबर होंगे, जो सबसे छोटा अभाज्य नंबर है वो है 2। देखिए दोस्तों, 2 120 को भाग कर देगा, फिर बचेगा क्या? 60। 60 भी 2 से भाग हो जाएंगे, फिर क्या बचेंगे? 30। 30 भी 2 से भाग हो जाएंगे, फिर क्या बचेंगे? 15। 15 तो 2 से भाग नहीं होंगे, तो अगला प्राइम नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड नंबर। फिर उसके बाद 5 बच जाएंगे। 5 खुद एक अभाज्य नंबर है। आप अगर इसको देखने जाएं तो 2 3 टाइम्स है, 2 to the power 3 into 3 into 5, जो कि ऑप्शन ए नंबर में आपका ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी? दोस्तों शून्यांक से पहले आप एक ग्राफ को देखें। ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है। इसमें ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। ए वाले जो लाइन होते हैं उसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, जब कोई ग्राफ जाते हैं आगे वेव के रूप में, जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ जा रही है, ठीक है, तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस में जितने जगह पे कटेंगे, जितने जगह पे एक्स एक्सिस को काटेंगे उतना ही उसका शून्यांक होगा। आप ग्राफ में देख रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। तो दोस्तों आप बताइए एक्स एक्सिस में कितने जगह पे काटा है? यहां पे और यहां पे, यानी 2 जगह पे एक्स एक्सिस में कट रहा है, यानी इसका शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएंगे? 2, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आइए फटाफट रैपिड फायर करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x + 1 का स्क्वायर = 2 × x - 3। ऑप्शन बी में दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, या इनमें से सभी। नहीं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सेट किया हुआ है ताकि आपको समझ में ना आए, आपको धोखा लगे कि तीनों में तीनों है। लेकिन आप ऑप्शन बी को देखिए पहले कि क्यूब रूट है।
क्यूब है। जब क्यूब आएंगे मतलब x का पावर, x का घात सबसे ज़्यादा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर x का घात 3 आ जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती है। द्वि मतलब क्या होते हैं, द्वि मतलब क्या होते हैं, द्वि मतलब होते हैं 2 और घात मतलब घात, ठीक है, जो पावर होते हैं। तो द्वि मतलब 2, यानी वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल यानी चर वाले x रहे या y रहे, किसी भी संख्या रहे, उसका घात मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण का अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखने जाऊं तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं ax² + bx + c = 0, ठीक है। अगर आप x + 2 का होल क्यूब को तोड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं x के पावर 3 आएंगे, यानी ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे पावर तो 2 दिए हैं, पावर तो 2 दे दिए हैं, लेकिन आपको एक तरफ देख रहे हैं कि पावर 2 है, दूसरा तरफ होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को अगर करने जाएं तो इसका क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4। आप देखिए x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी और x ऐसा नहीं बच रहा जिसका पावर यानी घात 2 हो, ठीक है। तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होते हैं। ये जब x का पावर 1 रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण बन जाएंगे। लेकिन ऑप्शन 1 में देखें, ऑप्शन 1 में आप जब देखेंगे तो ऑप्शन 1 में क्या क्या दिया हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 = 2 × x - 3, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे लेके आए देखें तो x² सबको एक तरफ लेके आ जाइए तो 2x हो जाएगा, 2x इधर से इधर भी है, इधर भी है, तो ये यहाँ पे +2x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, यहाँ +1 है, इधर माइनस होगा प्लस हो जाएगा, कितना 6, x से x कट गया तो x² + 7 = 0। देखिए यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अगर x का मैक्सिमम पावर 2 रहे और x का पावर 1 वाला रहे या ना रहे तो वो क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण होंगे, यानी इसका आंसर क्या होंगे, ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे आंसर में आप देखेंगे कि ए में भी 2 है, सी में भी 2 है, जो कि गलत है। इसमें करेक्ट आंसर मेंशन किया ही नहीं है। ए और सी में से दोनों में से किसी एक में करेक्ट आंसर होना था, ठीक है। तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। आइए देखिए, साइन आपने ये गुणधर्म पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री -थीटा बराबर क्या होते हैं, cos थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साइन 18 डिग्री लिखा हुआ, साइन 18 डिग्री का मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री -72 डिग्री। आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि साइन 18 डिग्री ही बच रही है, क्योंकि 90 से 72 को घटाएंगे बचेंगे क्या, 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री - थीटा = क्या होते हैं, cos थीटा, यानी cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। अब देखिए दोनों कट जाएगा, कट के आंसर कितना होगा, 1 होगा, यानी ए बी सी डी में किसी में भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, 1 होंगे। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 3, 1, -1 और -3 ... के सर्व अंतर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए -2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है दोस्तों। इसका एक लफ्ज में आंसर बोलूं तो ए होंगे, जो कि -2 होंगे। आइए सर्वांतर कैसे निकालते हैं पहले देख लेते हैं, ठीक है। सर्वांतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको CD से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, T2 यानी टर्म 2 से टर्म 1 को घटाना है, यानी दूसरा पद से पहला पद को घटाना है, उसमें से जो अंतर आएंगे वही होंगे सर्वांतर। सिर्फ T2 से T1 ही नहीं, T3 से भी T2 करेंगे,
T4 से T3 करेंगे तो हमेशा बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सर्वांतर आपका देखना है तो कितना हो जाएगा 1 - 3, 1 - 3 बराबर कितने होते हैं -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। दोस्तों आप परिमाप के बारे में जानते हैं कि आर अगर त्रिज्या हो तो परिमाप हो जाएंगे 2 × π × r। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते आइए। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो दोस्तों सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वसम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का LCM यानी लॉसा ज्ञात करें। कितना का 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको ज्ञात करने में आसानी होंगे। 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3 होंगे। 15 का करेंगे तो क्या होंगे 2 से तो होंगे नहीं 3 × 5। ठीक है, और 21 का अब जब करेंगे इसमें कितने हो जाएंगे 3 × 7। अब जो जो कॉमन आ रहा कॉमन लिख ले, नहीं आ रहा उसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर दे, यानी क्या आ जाएंगे 2 × 2। 3 देखिए तीनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे × 3 × 5 × 7। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएंगे 420। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द्विघात बहुपद क्या होगा जिसमें शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमांक 1 और 1 है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल का रिजल्ट क्या होती है। अगर आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहे कि ax² + bx + c बराबर 0। दोस्तों एक चीज याद रखें, समीकरण तभी होंगे जब बराबर 0 या बराबर किसी का किया हुआ रहे, इक्वल किया हुआ रहे, तभी उसको समीकरण कहेंगे, अन्यथा समीकरण उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो मान लीजिए कि इसका एक शून्य अल्फा है और दूसरा शून्य क्या है बीटा है। तो दूसरा शून्यंक पहला शून्यंक अल्फा दूसरा शून्यंक अगर बीटा हो तो अल्फा और बीटा को जब जोड़ेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा b/a, यानी x का कोफिशिएंट f का गुणांक बटे x² का गुणांक का नेगेटिव रूप। और अल्फा × बीटा अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी गुणनफल करेंगे तो वो जाएंगे c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि योगफल भी एक होगा और गुणनफल भी एक होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है कि x² - x + 1, x² - x + 1। यहाँ पे a बराबर क्या होंगे 1, b बराबर क्या होंगे -1 और c बराबर क्या होंगे 1। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो -b/a बराबर कितने हो जाएगा -1/1 का -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कटकटाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएंगे कि c/a बराबर 1/1 बराबर 1। दोनों का रिजल्ट 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि t² - 15 का निम्न में से शून्यांकों क्या होंगे। तो t² अगर 15 दिया हुआ है कि t² - 15 बराबर 0 कर देंगे तो t² बराबर कितने हो जाएगा 15, तो t बराबर क्या हो जाएगा √15 होंगे। √15 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है कि एक -√15 या तो +√15, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है। तो द्विघाती सूत्र आपको द्विघात समीकरण के पहले बारे में बताएं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 अगर रहे, जिसमें x का
पावर x का घात मैक्सिमम 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होते हैं रूट निकालने का, ठीक है, रूट निकालने का जो फॉर्मूला होते हैं यानी शून्य निकालने का जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि d बराबर 0, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, यानी विविध का, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डी स्क्वायर कहते हैं। तो d का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोल रहा है कि d का वैल्यू 0 है, यानी यहाँ से अगर आप इसको वैनिश कर दे, निकाल दे, इसका वैल्यू 0 है, यानी इसको रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता, यानी रिजल्ट कट कटा के क्या बचा कि माइनस b/2 ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शून्यंक हो गए, शून्यंक का नेचर क्या होगा, तो क्या होगा, दोनों शून्यंक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों शून्यंक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर सिर्फ नहीं होंगे, वो वास्तविक भी होंगे। अवास्तविक कब होते हैं, जब d का वैल्यू 0 से कम हो तो अवास्तविक होते हैं, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तब क्या होते हैं, वास्तविक वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर d का वैल्यू सिर्फ बड़ा हो, अगर बराबर हो तो दोनों रूट बराबर होंगे, दोनों शून्यंक बराबर होंगे। अगर d का वैल्यू बड़ा हो तो दोनों रूट वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न होंगे। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह कौन सा त्रिभुज को दर्शाता है। तो कर्ण का स्क्वायर, आप एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, राइट एंगल त्रिभुज जब भी होंगे तभी उसको इस जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, उसमें बताते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। वो कौन से त्रिभुज में एप्लीकेबल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में एप्लीकेबल होते हैं। लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दो बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी फार्मूला आपने पढ़ा होगा। दूरी फार्मूला क्या होते हैं कि अगर दो ऑप्शन दिया हुआ, दो पॉइंट दिया हुआ कि a x1 y1 और b दिया हुआ है x2 y2, और इस दोनों के बीच में आपको अगर दूरी निकालना है कि ये दूरी क्या होंगे, तो इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 से x1 को घटाएंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, y2 को y1 से घटाएंगे, y1 को y2 से घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे और पूरे में रूट चढ़ा देंगे, वही हो जाएंगे ये आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। क्लियर है, आपको याद रखना कैसे है, आइए उस चीज को थोड़ा सा बता देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप साइन के जो वैल्यू होते हैं ना उसको याद रख ले, बाकी पूरा टेबल आपको अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है कि तो साइन टेबल को देख लेता हूं, जो भी एंगल का मान दिया हुआ रहे उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। आई मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। इतना ही याद रखें, आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर साइन थीटा दिया हुआ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ याद रख लें। साइन 0 डिग्री का क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का क्या होता है, 1/2 होता है। 45 डिग्री का क्या होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री का √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी से आपको क्वास निकालने बोले, क्वास क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना, 90 डिग्री से उल्टा तरफ लिखना शुरू कर देना। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
क्लियर है? वो क्यों हुआ? पिछला ही क्वेश्चंस बनाते वक्त हमने पढ़ाए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वहीं से आया है ये फॉर्मूला का शॉर्टकट है। तो कॉस के लिए क्या करेंगे? 90 डिग्री से उल्टा तरफ लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको टेंजेंट यानी टैन थीटा का निकालना है तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। यानी टैन 0 का अगर निकलना है तो 0 को 1 से भाग दे देंगे, 0 हो जाएगा। 1/2 को 1/√3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे, 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे, √3 आएगा। 1 को 0 से भाग करेंगे तो वो तो होता नहीं है, उसको अनडिफाइंड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे इन्फिनिटी भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वाट सेकंड एंड कोस सेकंड का भी आप निकाल सकते हैं, जो कि सीधे सीधे फॉर्मूला में बैठा के आ जाएंगे। तो सिर्फ अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया कि साइन का अगर याद रख लें तो सारे के सारे वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर है? आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए टैन थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी कॉसेक थीटा। आपको अभी थोड़ी देर पहले पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं? कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होते हैं? दोस्तों घन क्या होता है सबसे पहले देख ले। घन 3 डायमेंशनल केस में आते हैं। घन का अगर आप फिगर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ए होती है घन। बोल रहा है कि घन का जो इतना दूरी है वो ए है, यहां भी जो है वो क्या है? ए है, यहां भी जो है क्या है? ए। ठीक है, अगर ए है तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन तीनों भुजा को गुना कर देते हैं, यानी ए गुना ए बराबर क्या हो जाएगा? ए के पावर 3 यानी ए क्यूब। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इनमें से शंकु का आयतन कौन सा होगा? शंकु का आयतन कौन सा होगा? तो दोस्तों शंकु के आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप हमें कमेंट करके बताइए कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होते हैं? शंकु का क्षेत्रफल क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल 10 तथा 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो नीचे वाला टर्म होता है और अपर वाला टर्म होता है, जैसे 10 और 10 से 25 के बीच बोला है तो 10 तथा 25 को जोड़ कर दे, 10 तथा 25 को जोड़े और क्या करें? 2 से डिवाइड कर दे। तो ये कितने हो जाएंगे? 35/2 बराबर कितने हो जाएंगे? 17.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये दोस्तों ये बहुत ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये बहुत ही ये जो सेट दिया हुआ है ना, इसमें से सबसे अच्छा अगर क्वेश्चन कोई है तो यही वाला है कि कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात को याद रखें, प्रायिकता मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। प्रायिकता की वैल्यू जो है, प्रायिकता की मान मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1। आप बोलोगे क्यों? प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू 1 कैसे ही हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, 1 से ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि एक सिक्का को मैंने टॉस किया, सिक्का को अगर टॉस करेंगे तो हेड या टेल आने की संभावना क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि 1/2। बोलोगे क्यों? बोलो एक तरफ तो हेड है, एक तरफ टेल है, दोनों में से कोई एक आएगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 1/2। अगर 1/2 को आप भाग करते हैं तो क्या ये 1 से ज़्यादा है? आप बोलोगे नहीं। अब मान लीजिए एक सिक्का ऐसा दिया आपको कि दोनों तरफ हेड है, फिर मैंने सिक्का को उछाला, फिर बोले कि हेड आने की संभावना क्या है? आप क्या बोलोगे? 1। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ही तो हेड है,
ठीक है, दोनों तरफ ही तो हेड है, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अक्सरियत यह है कि प्रायिकता हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों देखिए 2/3 ये 1 से कम है, 0.6 समथिंग समथिंग है। ठीक है, सी में देखिए 15%, ये 15/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.15, ये भी 1 से कम है। ऑप्शन नंबर डी देखिए 0.7, ये भी 1 से कम है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए 1.5 जो कि 1 से बड़ा है, लिहाजा यही आंसर होगा 1.5 कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये थी 1 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल। इसमें से कम 10 सवाल तो ऐसे हैं जो आपको हर हाल में बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर करते रहें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जेहानी याद हो जाए। अगला वीडियो जरूर लाऊंगा, बहुत ही जल्द लाऊंगा, और इससे भी धांसू वीडियोज लाऊंगा जिसमें और कुछ कलेक्शन करके लाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये तो एग्जाम जोन में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो सारे दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।